my channel. I am Dr. Ram Singh. Today we are going to discuss a very important topic of NET JRF, that is sampling techniques and sample size. So when we talk about sampling techniques, so just have a look on some basic concepts related to the sample techniques. First of all, we will discuss that what is population. So population is the aggregate of all the elements showing some common set of characteristics that comprises of the universe for the purpose of research problem. So अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन क्या है, वो सारे एलिमेंट्स होते हैं उस पॉपुलेशन में जिनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और जिन पे हम रिसर्च करना चाहते हैं, जिनको हम स्टडी करना चाहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें कि मैं एक स्टडी करना चाह रहा हूँ, कंज्यूमर बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स ऑफ मारुति कंपनी, राइट. अब मारुति कंपनी की हम बात करें तो इट इज़ हैविंग द लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन पैसेंजर कार कंपनीज. Among the passenger car company, it is one of the leading company. So let's say कि in India it is having around 10 lakhs of customers. अब ये बताइए, क्या is it possible for the researcher to conduct survey on all these 10 lakhs of customers? No, not at all. क्यों नहीं? क्योंकि पहली बात तो इकोनॉमिक कांस्टेंट. जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो हमें देखते हैं कि जो इकोनॉमिक कांस्टेंट्स हैं उनको हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है. तो जितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या उससे ज़्यादा हमें रिटर्न मिलने वाला है उस रिसर्च से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं. सो ऑफ कोर्स 10 lakhs पे सर्वे करना, इट कंसिस्ट ऑफ द लार्ज अमाउंट हैव टू बी स्पेंट. दूसरी बात, टाइम कांस्टेंट. तो टाइम की हम बात कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च में, क्योंकि जो रिसर्च है, अगर टाइम जितना ज़्यादा होता जाएगा उतना ही ज़्यादा वो रिसर्च समय के साथ साथ इफ़ेक्टिव नहीं रह जाएगी, उतनी ही इनएफेक्टिव होगी. जो उसके रिजल्ट्स आएंगे उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होंगे. तो हमें विद इन अ टाइम फ्रेम ही उस रिसर्च को कंप्लीट करना होता है. तो इन दोनों चैलेंजेस को हम एक ही तरीके से फेस कर सकते हैं, एक ही तरीके से इसका सोल्यूशन दे सकते हैं कि हम 10 lakhs पॉपुलेशन का सर्वे ना करके हम उसमें से कोई लेट्स से 1000 ऑफ द कस्टमर्स ले लें और उनका सर्वे कर लें. जो उनकी ओपिनियंस होंगी, वी एज्यूम दैट कि 10 lakhs कस्टमर्स की भी ओपिनियन सेम होगी. तो जो 1000 मैंने लिया, इट इज़ नोन एज सैम्पल, और जो ये 10 lakhs था ये हमारा पॉपुलेशन था. ठीक है. So when we talk about sample, it is a subgroup of elements so जब हम बात करें सैम्पल क्या है, तो इट इज़ अ सब ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन सेलेक्टेड फॉर द पार्टिसिपेशन इन स्टडी. तो ये हमारा यूनिवर्स था, ये हमारा सैंपल है. हमने अभी जैसे अभी एग्जांपल लिया कि हमने 10,000 कस्टमर्स, वो 10 lakhs कस्टमर्स थे, उनमें से हमने 1000 कस्टमर्स ले लिए और उनका सर्वे किया और वी कम टू द कंक्लूजन दैट व्हाट मे बी द ओपिनियन ऑफ दिस 10 lakhs customers. So it is known as sample. So it is a subgroup of the elements of the population that has been selected for participation in the study. Now coming to the next term, that is census. So when we talk about census means when we take a complete enumeration of the element of each and every element of the populations or the study object. तो इसीलिए जो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है, इट इज़ नोन एज सेंसस. क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम ईच एंड एवरी एलिमेंट वी कंसिडर, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन वी कंसिडर, वेदर न्यूली बॉर्न चाइल्ड, वेदर यंगस्टर्स, वेदर ओल्ड एज पर्सन. ईच एंड सेंसस में हम ईच एंड एवरी पॉपुलेशन के एलिमेंट्स को कंसिडर करते हैं, चाहे वो आपका न्यूली बॉर्न बेबी हो, चाहे वो आपका
यंगस्टर हो, एडल्ट हो या ओल्ड एज पर्सन हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबको लेते हैं। तो सेंसस में हम क्या करते हैं कि वी आर हैविंग द कंप्लीट, वी कंसिडर द कंप्लीट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन फॉर अवर स्टडी। तो यहाँ पे एक सेंसस में क्या जरूरी होना चाहिए कि सेंसस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी शुड हैव द डेटा, एग्जैक्ट डेटा अबाउट द पॉपुलेशन, राइट। जैसे कि अभी हमने यहाँ बात करते कस्टमर्स की बात की थी, तो अगर 10 लाख कस्टमर सारे ले लें रिसर्च के लिए, तो वहाँ वो हमारा फिर सेंसस हो जाएगा, राइट। सो आई सपोज दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स, सैंपल एंड सेंसस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैंपल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके नेट जेआरएफ के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से एक सैंपल की सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, तो इनको जरूर देख लीजिए। तो पहली है रिप्रेजेंटेटिवनेस, कि जो आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं स्टडी के लिए, इज इट अ राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन और नॉट। उसके बाद इज इट एडिक्वेट, जितना आपने सैंपल लिया है क्या वो सैंपल साइज एडिक्वेट है उस पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए, कितना वो इंडिपेंडेंट है और कितना वो होमोजीनियस है, कितना दे आर शेयरिंग द सेम काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट, और कितना वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें ध्यान में रखनी होती है व्हेन वी सेलेक्ट द सैंपल। So these are the characteristics of good sample, that is representativeness, adequate, independence and homogeneity। तो इनको जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है और पिछले सालों में पूछा भी गया है कि एक गुड सैंपल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। देन कमिंग ऑन सैम्पलिंग डिजाइन प्रोसेस। So when we talk about sampling design process, it is all about defining the target population, determining the sample frame, select a sampling technique, determine the sample size and execute the sample process. So first of all we try to understand that what we mean by defining the target population. So target population means target population means the collection of objects that possess the information sought by the research and about which inferences are to be made. So target population क्या है? ये वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको रिसर्च एज अ रिसर्चर हमें कंसिडर करना होता है। वो इन्फॉर्मेशन हमें उन एलिमेंट से मिल सकती है जिसके बेसिस पर अपने रिसर्च के बारे में इन्फ्लुएंस बना सकते हैं। सेकेंड है डिटरमाइनिंग द सैम्पलिंग फ्रेम। तो सैम्पलिंग फ्रेम क्या है? इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द टारगेट पॉपुलेशन। इट कंसिडर द लिस्ट और सेट ऑफ डायरेक्शन फॉर आइडेंटिफाइंग द टारगेट पॉपुलेशन। तो सैम्पलिंग फ्रेम क्या है कि हम उनमें से टारगेट पॉपुलेशन से कौन से एलिमेंट्स हम लेंगे, उनका जो क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट किया है, राइट। सो या जो हमने लिस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स तैयार किए हैं फॉर आइडेंटिफाइंग द टारगेट पॉपुलेशन, दैट इज नोन एज योर सैम्पलिंग फ्रेम। Then coming on sample size is simply what we have discussed, the number of elements that we have included in our research or in our sample, right. Then sampling unit is the basic unit containing the elements of the population to be sampled. So I suppose that these terms are very much clear to you. You know about each and every terminologies. So this is your sampling design process, right. All right. Now when we talk about sampling techniques, it can be probability sampling or non-probability sampling techniques. So when we talk about probability sampling techniques, the first and non-probability sampling techniques, the first difference between these two are this: in probability sampling there is a equal chances of including of each and every elements of the population. Means when we select sample from the population, so in probability sampling each of these elements are having equal chance to be selected.
तो हम जब सेलेक्ट कर रहे होंगे तो जितना चांसेस इनका सेलेक्ट होने का, जितना इनका है, जितना इनका है, जितना इनका है, जितना इनका है, तो सबका बराबर होगा चांसेस। कहीं भी कोई बायसनेस नहीं होगी, कहीं भी कोई किसी भी तरह की सब्जेक्टिविटी नहीं होगी व्हेन वी गो फॉर द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स, तो यहाँ पे हम जो सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन आवर ओन जजमेंट, बेस्ड ऑन आवर ओन कन्वीनियंस, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स इक्वल चांसेस नहीं रह जाते हैं कि ईच एंड एवरी पॉपुलेशंस का एलिमेंट्स का सिलेक्शन हो पाए। सो लेट्स हैव अ लुक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो में सबसे पहले कॉमन टेक्निक है दैट इज़ वाइडली यूज इज़ योर कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक। So convenience sampling technique क्या है? It is a non-probability sampling technique which attempt to obtain a sample of convenient element. The selection units is totally left primarily on the desire of interviewer. तो let's say this is my population. अब इनमें से हमें किनको लेना है ये टोटली डिपेंड करेगा रिसर्चर की विश पर। चाहे इनको ले लें, चाहे इनको ले लें, हमने कुछ इनको ले लिया, कुछ इनको ले लिया, कुछ इनको ले लिया। सो वो एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द रिसर्चर यहाँ पे हमने सैंपल सेलेक्ट किए, एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल सेलेक्ट किए। तो एक ड्रॉबैक ये है कि ऑफ कोर्स कि यहाँ पे बायसनेस रहती है रिसर्चर की। इट इज़ अगेन ऑन द विश ऑफ द रिसर्चर। सो हो सकता है कि जो हमने यहाँ सेलेक्ट किए हैं वो हो सकता उतने अच्छे रिप्रेजेंटेटिव ना हो पॉपुलेशन के। तो जो हमने भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सैंपल की बात की वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस होती है, कहीं ना कहीं यहाँ पे सब्जेक्टिविटी रहती है जो कि एक गुड सैम्पलिंग में अच्छा नहीं माना जाता है। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ सब्जेक्टिविटी एंड बायसनेस। हो सकता है ये जो हम येलो सी देख रहे हैं ये ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन हो पॉपुलेशन का और हमने इनको यहाँ पे मिस कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट कन्वीनियंस सैम्पलिंग। देन अनदर इज जजमेंटल सैम्पलिंग। हियर द पॉपुलेशन एलिमेंट्स आर पर्पजली सेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द जजमेंट ऑफ द रिसर्चर। वहाँ पे कन्वीनियंस के हिसाब से होता है, यहाँ पे जजमेंट मीन्स कि ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज ऑफ द रिसर्चर अबाउट द पॉपुलेशन। So let's say researcher is here. Now he is having this population. Now he select, okay, he is in the mindset that yes, this candidate is okay. He select it. Then he find it another one. Yes, these are okay. He select him. Then he find yes, this is okay. He select for the research. He find that this element is okay, he select for this. So on the basis of the knowledge of the researcher, he pick the element from the population known as judgmental sampling. Another is your quota sampling. It is two-stage sampling technique. First stage consists of developing control categories or the quotas of population element, and in second stage contents are selected based on the convenience or judgmental sampling. So you can see from here, firstly the quotas are defined, and from each quota the samples are taken on the basis of convenience or judgmental sampling. Another is snowball sampling. It is again non-probability sampling. अब यहाँ snowball में क्या होता है कि initial group of respondents selected randomly and subsequent respondents selected based on reference. तो जहाँ पे ऐसी researches होती हैं जहाँ पे respondents का मिलना मुश्किल होता है, राइट तो वहाँ पे जब रिस्पोंडेंट्स का मिलना मुश्किल होता है तो वहाँ पे स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड्स इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड। फॉर एग्जांपल ऐसी रिसर्चेस जहाँ पे नॉर्मली रिस्पोंडेंट्स आसानी से रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। कोई हम इस टाइप की बात, फॉर एग्जांपल इफ़ वी कंडक्ट अ रिसर्च ऑन देयर स्मोकिंग हैबिट्स, तो उसमें उतना ओपनली बात नहीं करना पसंद करेंगे जब तक कि कोई रेफरेंस ना दिया जाए, जब तक कि उन्हें कोई रेफरेंस से आप हिट ना करो तब तक वो आपसे ओपनली बात नहीं करेंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि पहले हम एक रिस्पोंडेंट सेलेक्ट करते हैं, उनका सर्वे करते हैं, फिर उनसे और रेफरेंस लेते हैं, उन रेफरेंस का सर्वे करते हैं, फिर इन रेफरेंस से हम फर्दर रेफरेंस लेते हैं, उनका सर्वे करते हैं, फिर इन रेफरेंस से फिर और उनके जानने वाले रेफरेंस लेते हैं, उनका सर्वे करते हैं। तो इस टाइप की स्टडीज़ जहाँ वहाँ पे सबसे इफेक्टिव होती हैं, अच्छी मानी जाती हैं, जहाँ पे हमारे पास ऐसा कोई टॉपिक है जिस पे रिस्पोंडेंट अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करता बिकॉज ऑफ हेजिटेशन, या यहाँ पे रिस्पोंडेंट अवेलेबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल कस्टमर्स ऑफ ऑडी, लेट्स से, अब ऑडी इज़ वी ऑल नो ऑडी इज़ जो कार है इस सेगमेंट में तो कस्टमर्स मिलना थोड़ा मुश्किल है। वी नो इट इज़ हाई सेगमेंट कार। तो वहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, ये ही इज़ अ कस्टमर ऑफ ऑडी।
तो इनके जानने वाले ऑडियो कस्टमर्स होंगे उनको रेफ़र करेंगे, देन इनके जो जानने वाले होंगे उनको रेफ़र करेंगे. सो इन दिस वे वी कैन हैव द सेट ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस. सो इट इज नोन एज स्नोबॉल सैम्पलिंग. तो इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि स्नोबॉल की खासियत क्या होती है. जब व्हेन यू होल्ड स्नोबॉल इन योर हैंड्स इट स्प्लिट इनटू वेरियस बॉल्स. तो सिमिलरली वी कैन सी कि यहाँ पे एक सैंपल हम सेलेक्ट किया और उससे रेफरेंस से हमारे पास वी आर हैविंग द चेन ऑफ रेस्पॉन्डेंट्स. सो इट इज नोन एज स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड इट इज अगेन अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक. Now coming on probability sampling technique. So first is technique is simple random sampling. अब यहाँ क्या होता है, here each and every elements in the population has a known and equal probability of selection. तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ये रिस्पॉन्डेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. सो यहाँ पे हम किन्हीं भी दो को विदाउट एनी जजमेंट विदाउट अवर कन्वीनियंस वी पिक देम. तो इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं कि लाइक द लॉटरी मेथड. जैसे कि हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम लोग गेम भी खेलते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, वी पुट अ चिट इन द बॉक्स, राइट. हम लोग एक्टिविटीज़ देते हैं टीचर्स को, टीचर्स डे पर टीचर्स को आप लोग एक्टिविटीज़ देते हैं कि एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी. तो क्या करना होता है, चिट में से बॉक्स में से चिट हमें उठानी होती है. उन चिट में से जो टॉपिक होता है जो दिया होता है उसको हमें परफॉर्म करना होता है. ये टीचर जो है बच्चे करते हैं और हम उन चीज़ों को इन्जॉय करते हैं, ठीक है. तो अब वहाँ पे क्या है कि ऐसा नहीं, कोई पार्शलिटी नहीं है. उन चिट्स में कोई भी चिट किसी भी टीचर के पास आ सकती है. सो इट कैन बी योर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड. तो इसमें अलग अलग तरीके हैं जो कि हम आगे के लेक्चर में डिस्कस भी करेंगे कि वी कैन हैव द रैंडम नंबर जनरेटर इन एक्सेल ऑल्सो, जहाँ पे हम ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को कर सकते हैं. हम रैंडमली सैम्पल सेलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग एक्सेल सॉफ्टवेयर. सो वी विल डिस्कस लेटर ऑन. सो दिस इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. Another is systematic random sampling. यहाँ पे क्या करते हैं, here the sample is chosen by selecting random sampling point and then picking every ith element in the succession from the sampling frame. तो हम यहाँ पे एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं रैंडमली एंड उसके बाद वहाँ से एक सैम्पलिंग पॉइंट से हर एक ith एलिमेंट को हम सेलेक्ट करते जाते हैं. सो यू कैन हैव द सी दिस फिगर here 10 population में 10 elements are there, right. We have picked second one. Now the formula of this one is that means what will be the interval that we will consider here, right. So there is also the formula is there. How it will be done, the number of the households in the population divided by the number of households needed for the सैम्पल. कितना हमें सैम्पल में चाहिए, कितने हाउस होल्ड पॉपुलेशन में है. तो देख लीजिए, हमें मान लीजिए सैम्पल में वी नीड 1 2 3 4 5 हमें चाहिए और टोटल पॉपुलेशन कितने एलिमेंट्स हैं, वी आर हैविंग 10 एलिमेंट्स इन अवर पॉपुलेशन. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे फॉर्मूला बताया कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन में कितने हैं और कितने हमें चाहिए उनसे डिवाइड कर देंगे. तो अगर यहाँ बात करें तो 10 डिवाइडेड बाई 5, सो व्हाट वी गेट 2. तो वी विल सेलेक्ट एवरी second respondent. So here I is equal to 2. So I suppose that systematic sampling method is clear to you. Another is stratified sampling. It uses a two-step process to partition the population. Then elements are selected from each and every stratum. So let's say there are 100 students of a school having 1000 number of total students, right. And research was conducted for knowing their favorite subject. It's a fact that students of 8th grade will have different subject preferences as compared to the 9th grade. For the survey purpose, the idea managed to divide each grade into various strata. Of course, जो 8th की preference है वो अलग होगी, 9th की preference है तो उनको अलग strata में divide कर लेंगे. Then we calculate a sample of each grade using the stratified sampling formula. हमें हर एक ग्रेड का सैम्पल निकालेंगे and the formula will be like this, total number 100 थे और total number of students are 1000 into 150. तो एक बार समझ लेते हैं इसको, जस्ट अ मिनट. हमने बात क्या करी कि यहाँ पे हर एक ग्रेड में कितने बच्चे हैं. यहाँ पे 150 हैं 5th क्लास में, 5th ग्रेड में, 6th में 250 हैं, 7th में 300 हैं, 8th में 200 है, 9th में 100 है. तो हर एक से सैम्पल हम फॉर्मूला भी रहेगा 100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 150, right. And in this way we can calculate the sample size for the 5th class, 6th class, 7th grade, 8th grade and 9th grade, right. तो हमने क्या कहा
कि हमें 100 का सर्वे करना था और 1000 स्टूडेंट्स है टोटल, तो 100/1000 इंटू, अब हर एक क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे. वी विल गेट अ रिक्वायर्ड सैम्पल साइज that is required for conducting survey of each and every strata. Then another is cluster sampling. Here the first the target population divided into mutually exclusive and character agnostic subpopulation, that is known as cluster, and then a random sample of cluster is selected based on the probability by sampling techniques such as what we have discussed, simple random sampling. Now this cluster sampling can be one stage, two stage or multi-stage. So this is all about the probability and non-probability sampling techniques. In the next lecture we will discuss about the calculation of sample size. So thank you students. Please like, share and subscribe my channel for such latest videos. Thank you.